देश की आज़ादी में जिन बड़े शिक्षण संस्थानों की बड़ी भूमिका रही है, उनमें अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का एक बड़ा स्थान रहा है। इस संस्थान से पढ़कर निकले कई छात्रों ने देश की आज़ादी की लड़ाई में बड़ा योगदान दिया है। फ्रंटियर गांधी के नाम से मशहूर खान अब्दुल गफ्फार खान एएमयू से ही पढ़कर निकले थे। खिलाफत आंदोलन की शुरुआत करने वाले अली बंधु मौलाना शौकत अली और मोहम्मद अली इसी विश्वविद्यालय की देन है। मौलाना हसरत मोहानी, राजा महिंदर प्रताप, सैफुद्दीन किचलू, एसएम टोंकी, अब्दुल माजिद ख्वाजा, काजी अदील अब्बासी इसी संस्थान के विद्यार्थी रहे। अली सरदार जाफरी, शफीकुर रहमान किदवई, रफ़ी अहमद किदवई, राजा गुलाम हुसैन, शेख मोहम्मद अब्दुल्ला, अब्दुल मतीन चौधरी जैसे कितने ही बड़े नाम हैं जिन्होंने राजनीति से लेकर साहित्य, वकालत और विज्ञान के क्षेत्र में बड़ा नाम कमाया है। सब एएमयू के प्रोडक्ट हैं। ये सभी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से पढ़कर निकले, देश, दुनिया और समाज को नई दिशा दी। लेकिन सवाल ये है कि हम इन शख्सियतों का जिक्र आज क्यों कर रहे हैं। इसकी वजह यह है कि जिस संस्थान अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से पढ़कर वो निकले, उसके अल्पसंख्यक दर्जे को कानूनी चुनौती दी गई है। सुप्रीम कोर्ट के 7 जजों की संविधान पीठ ने मंगलवार से ही इसकी सुनवाई शुरू कर दी है। संविधान पीठ में 7 जज हैं। इसी से अंदाजा मिलता है कि यह मुद्दा कितना बड़ा और कितना गंभीर है। सुप्रीम कोर्ट के सामने मुख्य सवाल है कि क्या अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एक अल्पसंख्यक संस्थान है। वैसे तो अल्पसंख्यक दर्जे को लेकर यह विवाद 57 साल पुराना है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में मुद्दा क्यों आया, यह जानना भी जरूरी है। यह मुद्दा जितना कानून से जुड़ा है, उतना ही सियासत भी इसमें उतरी हुई है। इस मुद्दे को लेकर सड़कों पर हंगामा भी कम नहीं हुआ। आज हम यही सिलसिलेवार तरीके से आपको बताने वाले हैं। शुरुआत 2005 से करते हैं। दरअसल 2005 में एएमयू ने एक आरक्षण नीति लागू की थी, जिसके तहत पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल कोर्स में 50% सीटें मुस्लिम उम्मीदवारों के लिए आरक्षित कर दी गई। इस फैसले को इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती दी गई। हाईकोर्ट ने उसी साल इस आरक्षण को पलट दिया और 1981 में एएमयू एक्ट में हुए संशोधन को रद्द कर दिया। हाईकोर्ट ने 1967 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला देते हुए कहा कि एएमयू एक अल्पसंख्यक संस्थान नहीं है। हाईकोर्ट के इस फैसले के खिलाफ 2006 में 8 याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई, जिनमें से एक याचिका तत्कालीन मनमोहन सिंह सरकार की भी थी। 2016 में एनडीए सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को जानकारी दी कि वो पूर्व की केंद्र सरकार द्वारा 2006 में दायर की गई याचिका को वापस ले रही है। दलील दी गई कि केंद्र सरकार के तौर पर हम एक धर्मनिरपेक्ष देश हैं, इसमें अल्पसंख्यक संस्थान की स्थापना नहीं की जा सकती। 12 फरवरी 2019 को तत्कालीन चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अध्यक्षता में सुप्रीम कोर्ट की 3 जजों की बेंच ने यह मामला 7 जजों की संविधान पीठ को भेज दिया। इसी मुद्दे पर मंगलवार से अब चीफ जस्टिस डीआई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता में 7 जजों की बेंच ने सुनवाई शुरू कर दी है। इस मामले पर चल रही जिरह के बीच सुप्रीम कोर्ट ने कई बड़े सवाल उठाए हैं। मेरे सहयोगी हैं आशीष भार्गव। सुप्रीम कोर्ट पे क्या चलता है, उस पर पैनी निगाह बना के रखते हैं। क्या हुआ जिरह में बीते 3 दिनों में, आइए पहले आशीष से सुनते हैं। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय यानी एएमयू को अल्पसंख्यक दर्जा होगा या नहीं होगा, इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक लंबी चौड़ी सुनवाई शुरू हुई है। 7 जजों का संविधान पीठ इस मामले की सुनवाई कर रहा है और सुप्रीम कोर्ट ने बड़े सवाल यहाँ पर उठाए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है कि जो एएमयू है उसकी गवर्निंग काउंसिल में 180 सदस्य हैं, लेकिन उनमें से सिर्फ 37 मुस्लिम हैं। तो ऐसे में इस विश्वविद्यालय को यानी अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय को अल्पसंख्यक कैसे कहा जा सकता है, ये सवाल पूछा है कि क्या ऐसे संस्थान को अल्पसंख्यक संस्थान कहा जा सकता है। इसके साथ साथ सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ जो इस बेंच की अगुवाई कर रहे हैं, उन्होंने ये भी पूछा था कि आज के समय में जब आप कोई संस्थान चलाते हैं तो आपको सिर्फ धार्मिक पाठ्यक्रम नहीं चलाना होता, बल्कि आप विशुद्ध धर्मनिरपेक्ष शैक्षणिक संस्थान और पाठ्यक्रम वहाँ पर चला सकते हैं उस संस्थान में। और कानून ये भी नहीं कहता कि आप सिर्फ अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों को ही इस ऐसे विश्वविद्यालय में दाखिला देंगे। आप किसी भी समुदाय के छात्रों को दाखिला दे सकते हैं। और अनुच्छेद 30 जो है संविधान का,
वो ऐसे विश्वविद्यालय की स्थापना और प्रशासन की बात कहता है, लेकिन प्रशासन का कोई पूर्ण मानक नहीं है कि 100% जो प्रशासन है वो अल्पसंख्यक ही करेंगे। इसके साथ साथ ये भी कहने की ज़रूरत नहीं है कि सिर्फ अल्पसंख्यक ही पूरी तरह प्रशासन को ऐसे संस्थान के चलाएंगे। और एक और बड़ी घटना हुई है कि केंद्र सरकार ने लिखित जवाब दाखिल किया और केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में आपत्ति जताई है कि एएमयू को किसी भी सूरत में जो है अल्पसंख्यक संस्थान का टैग नहीं दिया जा सकता है। केंद्र सरकार में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने ये कहा है कि जो एएमयू है वो राष्ट्रीय चरित्र वाला संस्थान है। एएमयू किसी एक विशेष धर्म का जो है वो संस्थान नहीं है, विश्वविद्यालय नहीं है, क्योंकि ये हमेशा से एक राष्ट्रीय महत्व का विश्वविद्यालय रहा है और इसके राष्ट्रीय महत्व को ही संविधान से मान्यता मिली है, ना कि जो है वो अल्पसंख्यक संस्थान के तौर पर। उन्होंने ये भी कहा है कि किसी भी सूरत में एएमयू को जो है वो अल्पसंख्यक संस्थान का दर्जा नहीं मिलना चाहिए। और जो यूपीए सरकार ने पहले ये कहा था वो राष्ट्रीय हित में ठीक नहीं है, ये भी उन्होंने कहा था। और सबसे अहम बात यह है कि 2005 में ये लड़ाई शुरू हुई जब इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ये कहा कि जो एएमयू है वो अल्पसंख्यक संस्थान नहीं है, उसके दर्जे को ख़त्म कर दिया। इसको लेकर एएमयू और इसके साथ साथ उस समय की तत्कालीन जो है यूपीए सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी। लेकिन इस बीच 2016 आते आते सरकारें बदल गई और फिर जो एनडीए की सरकार है उसने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया और कहा कि वो यूपीए की जो अपील है और हलफनामा है उसे वापस ले रहे हैं और इस मामले में जो है वो अपना पक्ष रखेंगे। इसके बाद जो है पीठ ने ये कहा था कि वो ये देखेगा कि क्या संविधान के अनुच्छेद 30 के तहत अल्पसंख्यक का जो दर्जा है वो किसी ऐसे संस्थान को दिया जा सकता है जिसकी स्थापना संसद द्वारा कानून बनाकर की गई हो। और क्योंकि ये जो अनुच्छेद 30 है ये धार्मिक आधार पर और भाषाई आधार अल्पसंख्यकों को शैक्षणिक जो संस्थान हैं उनके प्रशासन करने और उनको स्थापित करने का अधिकार देता है। 12 फरवरी 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने इस मुद्दे को 7 जजों के संविधान पीठ के सामने भेज दिया था और ये अब सुनवाई चल रही है। यहाँ पर एक सवाल ये भी उठाया गया है कि क्या एएमयू जैसा संस्थान जो संसद के कानून से बना है उसको इस तरीके का दर्जा अल्पसंख्यक का दिया जा सकता है। और 1968 के अजीज बाशा केस पर भी यहाँ बात हुई है। यहाँ पर अगर एएमयू को अल्पसंख्यक का दर्जा सुप्रीम कोर्ट रखता है बरकरार तो इसके बाद जो एससी, एसटी और ओबीसी का जो कोटा लगता है वो आरक्षण यहाँ पर नहीं मिलेगा। और इस फैसले का जामिया मिलिया इस्लामिया जो विश्वविद्यालय है उसकी कानूनी लड़ाई पर भी इसका एक असर पड़ेगा। उसे 2011 में यूपीए सरकार ने जो है अल्पसंख्यक संस्थान घोषित किया था। तो निश्चित तौर पर एक बड़ी कानूनी लड़ाई है और ये कानूनी लड़ाई फिलहाल 7 जजों के संविधान पीठ के सामने चल रही है। नई दिल्ली से आशीष भार्गव, एनडीटीवी इंडिया। देश में चुनावी मौसम चल रहा है, ऐसे में ये लड़ाई जो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में चल रही है इसका व्यापक असर बहुत कुछ देखने को मिल सकता है चुनावों के ऊपर। संविधान के जिस अनुच्छेद 30(1) के तहत एएमयू की स्थापना हुई उसे भी आपको बता देते हैं। यह अनुच्छेद सभी धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को यह अधिकार देता है कि वो अपने शिक्षण संस्थान स्थापित कर सकते हैं और उन्हें चला सकते हैं। संविधान का यह प्रावधान केंद्र सरकार की उस प्रतिबद्धता को मजबूत करता है कि अल्पसंख्यक समुदाय के विकास को बढ़ावा दिया जाएगा और उनके अल्पसंख्यक संस्थान होने के आधार पर उन्हें मदद देने में कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। इसी पर सुप्रीम कोर्ट ने आज सुनवाई के दौरान कहा कि एएमयू की स्थापना से जुड़ा संविधान का अनुच्छेद 30 इसकी स्थापना और प्रशासन की बात करता है, लेकिन प्रशासन कोई पूर्ण मानक नहीं है। हमें यह मानने की जरूरत नहीं है कि अल्पसंख्यक द्वारा प्रशासन एक पूर्ण प्रशासन होना चाहिए। इस मुद्दे पर अभी और भी जेरें होनी बाकी है। विवाद के केंद्र में जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है वो उससे पहले एक कॉलेज हुआ करती थी। 1875 में सर सैयद अहमद खान ने मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल MOA कॉलेज की स्थापना की थी। इसका मकसद शैक्षणिक तौर पर पिछड़े मुस्लिम समुदाय की शिक्षा को बेहतर करना था और उन्हें सरकारी सेवाओं के लिए तैयार करना था। इस कॉलेज ने पश्चिमी शिक्षा देने के साथ ही इस्लाम की धार्मिक शिक्षा पर भी जोर दिया। सर सैयद अहमद खान महिलाओं को भी शिक्षा देने के पक्षधर रहे। 1920 में इस संस्थान को एएमयू यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया। एएमयू एक्ट में
कहा गया कि यह अधिनियम अलीगढ़ में एक शैक्षणिक और आवासीय मुस्लिम यूनिवर्सिटी की स्थापना के लिए है। इस अधिनियम की भाषा के बाद ही इसके अल्पसंख्यक दर्जे पर सवाल होने शुरू हो गए, लेकिन इसके अल्पसंख्यक स्टेटस पर कानूनी विवाद 1967 में शुरू हुआ। सुप्रीम कोर्ट के तत्कालीन चीफ जस्टिस के.एन. वांचू ने इस बात की समीक्षा की कि 1920 के एएमयू एक्ट में 1951 और 1965 में क्या बदलाव हुए हैं। ये बदलाव यूनिवर्सिटी को चलाने से जुड़े हुए थे। जैसे 1920 के एक्ट में कहा गया था कि भारत के गवर्नर जनरल यूनिवर्सिटी के लॉर्ड रेक्टर यानी प्रमुख होंगे, लेकिन 1951 में इसकी जगह विजिटर शब्द लाया गया और भारत के राष्ट्रपति को विजिटर बताया गया। 1920 का एक प्रावधान कहता था कि सिर्फ मुस्लिम ही यूनिवर्सिटी कोर्ट का हिस्सा हो सकते हैं, लेकिन 1965 में इसे बदलकर गैर मुस्लिमों को भी इसमें जोड़ दिया गया। इससे यूनिवर्सिटी कोर्ट का अधिकार घट गया और एएमयू की एग्जीक्यूटिव काउंसिल की शक्तियां बढ़ गईं। एएमयू की व्यवस्था में इन बदलावों को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। याचिकाकर्ताओं की प्रमुख दलील थी कि मुस्लिमों ने एएमयू की स्थापना की है, इसीलिए इसे चलाने का अधिकार भी उन्हीं का है। इन याचिकाओं पर विचार के बाद ही 20 अक्टूबर 1967 को सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था कि एएमयू की स्थापना न तो मुस्लिम अल्पसंख्यकों ने की और न ही उनके द्वारा चलाया इसको जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 1920 में मुस्लिम यूनिवर्सिटी स्थापित कर सकते थे, लेकिन इससे ये गारंटी नहीं हो जाती कि यूनिवर्सिटी की डिग्री को भारत सरकार आधिकारिक मान्यता दे देती। इसीलिए कोर्ट ने इस बात पर जोर दिया कि एएमयू को केंद्र सरकार के अधिनियम से स्थापित किया गया है ताकि उसकी डिग्रियों की सरकारी मान्यता बनी रहे। तो भले ही यह अधिनियम मुस्लिम अल्पसंख्यकों की मेहनत से पास हुआ हो, लेकिन इसका यह मतलब नहीं निकलता कि 1920 के अधिनियम के तहत इसे मुस्लिम अल्पसंख्यकों ने स्थापित किया। सुप्रीम कोर्ट ने तब यह भी कहा कि 1920 के एक्ट के मुताबिक यूनिवर्सिटी सिर्फ मुस्लिमों द्वारा ही संचालित नहीं थी, बल्कि इसका प्रशासन लॉर्ड रेक्टर और अन्य वैधानिक संस्थाओं के अधीन था। यहाँ तक कि यूनिवर्सिटी कोर्ट, जिसमें सिर्फ मुस्लिम सदस्य हुआ करते थे, वो भी ऐसे निर्वाचक समूह द्वारा चुनी जाती थी जो सिर्फ मुस्लिम नहीं थी। सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले ने देश भर में मुस्लिमों के विरोध प्रदर्शनों को हवा दे दी थी। इसका असर सियासत पर दिखा और 1981 में संसद में एएमयू एक्ट में संशोधन लाया गया, जिससे इसके अल्पसंख्यक स्टेटस पर मुहर लगाई गई। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 2005 के अपने जिस फैसले में पीजी मेडिकल में मुस्लिमों के लिए 50% आरक्षण के प्रावधान को खारिज किया था, उसके साथ ही 1981 के एएमयू एक्ट के तहत एएमयू को अल्पसंख्यक संस्थान मानने का फैसला भी खारिज कर दिया था। बस उसी सब के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अब सुनवाई चल रही है। शिक्षण संस्थानों पर इन दिनों खबरों की बात ज़्यादा कहाँ होती है। इसी बहाने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी पर बात तो आज हो रही है। इस यूनिवर्सिटी पर गौरवमय इसका इतिहास रहा है। इसी मुद्दे पर बात की हमने एएमयू में इतिहास के प्रोफेसर मोहम्मद सज्जाद साहब से। सज्जाद साहब, कोर्ट में जो बहस चल रही है उस पर तो मैं आपसे नहीं पूछ सकता, मामला अभी कोर्ट की विचाराधीन है, लेकिन हम आपसे ये सवाल जरूर पूछना चाहेंगे, इतिहास के नजरिए से देखें तो आप एएमयू को कैसे देखते हैं? हिस्टोरिकली ये था कि ये मुस्लिम्स ने मुस्लिम्स के लिए इस्टेब्लिश किया और उसमें गवर्नमेंट ने मदद किया, ज़मीनें दी, फंड दिया, और जबकि उस वक्त ना कॉन्स्टिट्यूशन था ना आर्टिकल 30 था, लेकिन ये सारी व्यवस्थाएं थीं कि भाई मॉडर्न सिस्टम में डेमोक्रेटिक हो या ना हो, यानी कॉलोनियलिज्म के पीरियड में भी और डेमोक्रेटिक सिस्टम में भी माइनॉरिटीज के कुछ राइट्स होते हैं। तो ये ऑफ मुस्लिम्स एंड फॉर मुस्लिम्स था। चंदे, इसमें फंड जो हैं वो नॉन मुस्लिम्स ने भी दिए और उनका भी इंटेंशन यही था कि मुस्लिम्स जो हैं वो मॉडर्न एजुकेशन लेकर आगे बढ़ें, हिंदूज मॉडर्न एजुकेशन लेकर आगे बढ़ें। और ये भी बात वाजे कर दूं कि 1870 के दशक से ही ये बात भी बहुत वाजे था मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज के हवाले से और बाद में जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बन गया उस हवाले से भी, कि हम एडमिशन में कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे। और यही बात चलती रही 2005 तक।
यानी कि धार्मिक आधार पर एमयू ने कभी आरक्षण दिया ही नहीं, न तो नौकरियों देने में, यूनिवर्सिटी की जो पोस्टें होती हैं उस पर नौकरी देने में, न दाखिलों में। धार्मिक आधार पर आरक्षण केवल 2005 में एक बार दिया गया, वो भी तब जब उससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने कई मामलों में, जब 1992 में स्टीफेंस कॉलेज के केस में और 2002 में टीएमए पाई फाउंडेशन कर्नाटका के केस में, सुप्रीम कोर्ट ने ये जजमेंट दे दिया था कि जिस माइनॉरिटी ने वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन कायम किया है, उस पर्टिकुलर माइनॉरिटी के लिए 50% तक एडमिशन में आरक्षण रहेगा। तो उसके आधार पर ही 2005 में एमयू ने ऐसा किया, और 2005 में जब ये किया गया था, उस समय जो वाइस चांसलर थे वो भी लॉ ग्रेजुएट थे और आईएएस बनने से पहले वो लोअर जुडिशियरी में भी नौकरी कर चुके थे, डिस्ट्रिक्ट लोअर जुडिशियरी में। और उस वक्त जो चांसलर थे वो चीफ जस्टिस रह चुके थे भारत के, एएम अहमदी। उस वक्त जो रजिस्ट्रार थे वो भी लॉ के प्रोफेसर थे, प्रोफेसर फैजान मुस्तफा। अब इन लोगों ने मशवरा करके ही किया होगा और उन सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स को समझकर ही किया होगा, और उस वक्त की सरकार से भी सलाह ली होगी, तभी 2005 में उन्होंने ये कदम उठाया। उससे पहले 1981 में यूनिवर्सिटी का अमेंडमेंट एक्ट आ चुका था, और उस एक्ट में ये साफ था, वाज़े तौर पर ये बात कही गई थी कि एजुकेशनल एंड कल्चरल एडवांसमेंट ऑफ मुस्लिम्स के लिए ये इंस्टीट्यूशन होगा। तो 1981 के एक्ट ने भी ये क्लियर किया था। सज्जाद साहब, आप इतने समय से इस नामी संस्थान से जुड़े हुए हैं, एएमयू की भूमिका को आप कैसे देखते हैं? आज़ादी की लड़ाई से लेकर आज तक देश के इतिहास में उसका क्या योगदान है? देखिए, आज़ादी की लड़ाई में भी कोई भी यूनिवर्सिटी एक समाज का हिस्सा होता है, तो उस समाज में जितने प्रकार की विचारधाराएं होंगी, यूनिवर्सिटी कैंपस में भी उतने प्रकार की विचारधाराएं होंगी। तो इसमें देखिए, खान अब्दुल गफ्फार खान यहीं के पढ़े हुए थे। अगर आप राष्ट्र निर्माण में, फिल्मों में देखें, नसीरुद्दीन शाह यहाँ के पढ़े हुए थे। स्पोर्ट्स में कई लोग आगे आगे थे, अभी भी अनुभव सिन्हा भी यहीं के पढ़े हुए हैं। बहुत सारे, अच्छा, चूंकि एडमिशन में कोई ऐसा डिस्क्रिमिनेशन नहीं रहा है, तो एमबीबीएस, इंजीनियरिंग और इस तरह के प्रोफेशनल कोर्सेज में, एमबीए, जितने कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, ये तमाम तरह के जो प्रोफेशनल कोर्सेज हैं, वहां आप देखिएगा कि नॉन मुस्लिम प्रोपोर्शन 50-50 होगा। चूंकि आर्ट्स और लिबरल आर्ट्स वगैरह में वो लोग यहाँ ना आकर किसी और यूनिवर्सिटी में, दिल्ली यूनिवर्सिटी वगैरह चले जाते हैं, तो वहाँ एक प्रोपोर्शन 50 से थोड़ा कम होगा। लेकिन जो भी एम्बिशियस एम्प्लॉयबल कोर्सेज हैं, वहां आपको प्रोपोर्शन इस तरह का मिलेगा। धर्म के आधार पर आरक्षण रहा ही नहीं है। तो राष्ट्र निर्माण में तो इन्होंने बहुत बड़ा काम किया है। ये जो आरसी मजूमदार एक हिस्टोरियन हुए हैं, उनका एक टेक्स्ट बुक है, मल्टी ऑथर टेक्स्ट बुक है, एडवांस्ड हिस्ट्री ऑफ इंडिया। उसमें उन्होंने इसका एक्नॉलेजमेंट बहुत खुले लफ्जों में किया है। जवाहरलाल नेहरू की ऑटोबायोग्राफी और डिस्कवरी ऑफ इंडिया पढ़िए, तो उसमें उन्होंने साफ साफ ये कहा है कि मॉडर्न एजुकेटेड मिडिल क्लास की जो कमी थी मुस्लिम में, क्योंकि मुस्लिम रूढ़िवादिता ने मॉडर्न एजुकेशन को रेजिस्ट किया था, एक्सेप्ट करने में रिलक्टेंटली एक्सेप्ट किया था। तो उस वक्त अलीगढ़ मूवमेंट आगे आया और परसुएट किया कम्युनिटी को कि नहीं, आप मॉडर्न एजुकेशन एक्वायर करो। तो जवाहरलाल नेहरू ने बहुत साफ तौर पर लिखा है कि मुसलमानों में एजुकेटेड मिडिल क्लास का प्रोपोर्शन तैयार करने में अलीगढ़ मूवमेंट का बहुत बड़ा हाथ है। एमएओ कॉलेज या एमयू का बहुत बड़ा हाथ है कि इन्हीं मॉडर्न एजुकेटेड मिडिल क्लास ने फिर नेशन बिल्डिंग में और नेशनल मूवमेंट में और आज़ादी के बाद नेशन बिल्डिंग में योगदान दिया। आज़ादी के बाद पहले वाइस चांसलर ही जाकिर हुसैन थे, जो खुद बहुत बड़े फ्रीडम फाइटर थे। खान अब्दुल गफ्फार खान का हमने पहले ही नाम लिया। अनुभव सिन्हा है, फिल्म में हर मैदान में, चंद्रयान वगैरह में भी अभी जो था उसमें योगदान दिया यहाँ के स्टूडेंट्स ने और साइंटिस्ट्स ने। और मुख्तलिफ मैदानों में भी, वायरोलॉजी में अभी जो कोविड के क्राइसिस में वायरोलॉजिकल साइंसेस पर बहुत ज़्यादा ये किया गया, वो उसमें जो साइंटिस्ट हैं शाहिद जमील साहब, वो यहीं के पढ़े हुए हैं, उनके फादर भी यहीं पढ़ाए थे। तो इस तरह के, मतलब एक लंबी लिस्ट है जिसमें
राष्ट्र के लिए बड़े बड़े योगदान देने वाले लोग हर मैदान में। देश की उच्च शिक्षा में सज्जाद साहब एएमयू की भूमिका को आप कैसे देखते हैं? देखिए, जो यूनिवर्सिटी रैंकिंग सिस्टम्स हैं उसमें से कई सारे रैंकिंग में ये बहुत आगे हैं। इनका मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट जो है इंडियाज बेस्ट करार दिया गया है। और साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स, मैनेजमेंट, यूनानी मेडिसिन, हिस्ट्री में, सोशल साइंस में आप देखिए हिस्ट्री ने कितना योगदान दिया है कि मतलब वन ऑफ द फाइनेस्ट डिपार्टमेंट है। और मतलब आधी सदी से ज्यादा से लगातार वो सेंटर ऑफ एडवांस स्टडी है। और जो भी साइंटिफिक और एविडेंस बेस्ड हिस्ट्री राइटिंग का एक बहुत बड़ा, बहुत ही रिनाउंड सेंटर है। तो हिस्ट्री में भी, मेडिकल साइंस में आप देख लीजिए कि जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज जो है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का, कि वो रोजाना हजारों पेशेंट का इलाज करता है सब्सिडी पे, सब्सिडाइज ट्रीटमेंट देता है। वहाँ भीड़ जाकर देख लीजिए कि कितनी बड़ी भीड़ वहाँ रहती है और इतने सारे पेशेंट्स का इलाज करना, ये सारे काम अंजाम दे रहा है। कम्युनिटी मेडिसिन भी है, जहाँ मोबाइल वैन लेकर के बड़ी बस जो है वो देहातों में जाकर वहाँ इलाज करती है। यानी कि टेकिंग द हेल्थ केयर, गवर्नमेंट हेल्थ केयर एट द डोर स्टेप ऑफ द पीपुल, कॉमन पीपुल, पुअर पीपुल, वहाँ ले जाकर वो इलाज कर रही है। और मैनेजमेंट से कितने सारे कॉर्पोरेट एग्जीक्यूटिव्स हैं जो मैनेजमेंट, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन और कॉमर्स से पढ़कर वहाँ दिए हैं। पूरे मिडिल ईस्ट की जो रेमिटेंस इकोनॉमी है, इंडिया में जो रेमिट हो रही है इकोनॉमी, और हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो हमारे मुल्क का जो है, उसमें बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। जो मिडिल ईस्ट और दूसरी कंट्रीज में जो एएमयू के पढ़े हुए लोग वहाँ नौकरी कर रहे हैं और वहाँ से पैसे यहाँ भेजते हैं, तो हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व मजबूत हो रहा है, वरना हम बहुत कमजोर हो जाए आर्थिक रूप से। तो ये सारे योगदान हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सज्जाद साहब इस इतिहास को बताने के लिए। लेकिन कुल मिलाकर मामला बड़ा है, गंभीर है। सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक बेंच क्या फैसला देती है उस पर हमारी नज़र बनी रहेगी।